बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके हाजिर खिदमत हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के सिर्फ MCQs डिस्कस करेंगे और इन MCQs में कुछ न्यूमेरिकल टाइप MCQs भी होंगे जिनकी सोल्यूशन टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि अल्टीमेटली उन्हें कैसे शॉर्टकट मेथड से या सिंपलेस्ट मेथड से उनको सॉल्व किया जाएगा और कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। कोशिश की गई है कि पूरा चैप्टर जो है ना इन MCQs के तहत कवर हो जाए। तो अब हम न्यूमेरिकल्स को MCQs को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो MCQ नंबर 1 फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम, क्लोरीन के मतलब है। हम जानते हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है, जिसका मास स्पेक्ट्रम बुक में दिया गया है। वो कहते हैं एक 74% के करीब मौजूद है और दूसरा 25% के करीब मौजूद है। अब वो कहता है कि आउट ऑफ दीज विच स्पेक्ट्रम इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द डाटा, विच मास स्पेक्ट्रम इज करेक्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं कि मास स्पेक्ट्रम में एटॉमिक मास अलोंग एक्स एक्सिस और रिलेटिव अबंडेंस अलोंग वाई एक्सिस प्रिंट की जाती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो बातों पर फोकस करेंगे। ये देखें, एटॉमिक मास, रिलेटिव अबंडेंस, एटॉमिक मास, रिलेटिव अबंडेंस। बट हियर एटॉमिक नंबर, आप जानते हैं कि Z एटॉमिक नंबर है और रिलेटिव अबंडेंस Z एटॉमिक नंबर है और A एटॉमिक मास है। इट मीन्स कि चार्ली और डेल्टा आंसर नहीं हो सकते, वो किसी सूरत भी नहीं हो सकते। उनकी लेंथ सही है या गलत है वो बात की बात है, लेकिन उनमें जो पैरामीटर डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वही गलत है। हमने मैनूवर किस में करना है, अल्फा और बीटा में। तब अल्फा और बीटा में कौन सा ठीक है। वो कहता है 35 वाले की परसेंटेज 75.33 है, यानी रिलेटिवली हाई है, और 37 वाले की 24.47 है, रिलेटिवली लो है। तो ये देखें, यहाँ 35 वाले की हाई और 37 वाले की लो, जबकि इसमें 35 वाले की लो और 37 वाले की हाई है। इसका मतलब है विच आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज अल्फा। दिस मास स्पेक्ट्रम इज ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द क्लोरीन डाटा। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया जी मास स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट करने वाला MCQ। नेक्स्ट MCQ रिलेट टू द एवरेज एटॉमिक मास और आल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। वो कहते हैं हमारे पास कोई से दो एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट है हमारे पास जिसके दो आइसोटोप हैं। एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप हैं। एक का मास नंबर 60 है जो 60% अबंडेंट है, और दूसरे का 64 है जिसकी 40% अबंडेंस है। वो कहता है व्हाट इज इट्स फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अब इसका हमारे पास एक प्रेस्क्राइब्ड फार्मूला मौजूद है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 2 का सॉल्यूशन ये हो गया कि हम सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला लिखते हैं। 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। अब याद रहे कि इसको हमने बगैर कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस के इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3600 आ जाएगा और उसका तकरीबन कोई 2500 समथिंग आ जाएगा। 64 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 100 से डिवाइड करके आप सम कर सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड भी है। देखें, 60 वाले की अबंडेंस 60% है और 64 वाले की अबंडेंस सिर्फ 40% है। इट मीन्स द आंसर शुड लाई नियर 60%, यानी जिसकी परसेंटेज 60 है उसकी मास के नज़दीक तरीन आंसर होगा 61, 63, 64, 61.6। देयरफॉर आंसर इज 61.6। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के तहत तो आंसर आएगा 61.6। मास स्पेक्ट्रम, अगेन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्वेश्चन है। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर कैटायंस आर एक्सेलरेटेड बाय डैश एंड आर सेपरेटेड बाय डैश। तो कैटायंस को एक्सेलरेट किससे किया जाता है, ये आपकी याददाश्त पर डिपेंड करता है कि आपको याद कितनी है चीज़ें।
तो एक्सेलरेट किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से, जबकि एक्सेलरेटेड कैटायंस को फिर मैग्नेटिक सेपरेटर में से पास किया जाता है, तो फिर वो अपने अपने पाथ पर रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव मास टू चार्ज रेशो। तो पहली ब्लैंक में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दूसरी ब्लैंक में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वेयर इट इज प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास जो आंसर निकला वो अल्फा ही हमारा आंसर है। ये है हमारा आंसर कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक हो गई। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द कंबस्शन एनालिसिस, एम्पिरिकल फार्मूला, कंबस्शन एनालिसिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे रिलेटेड करके हम इन को डिस्कस करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C2H4O, उसका और एम्पिरिकल फार्मूला उसने बता दिया। ठीक है, इट्स 1 मोल वे एज 132, उसके 1 मोल का मास 132 है। ये क्या चीज़ है? ये उसकी मोलर मास है, जिसको प्रीवियसली मॉलिक्यूलर मास कहा जाता था। कहते हैं व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये देखिएगा। नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो नंबर 4 को सॉल्व करने का फार्मूला क्या है बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने लिखना है इसको M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास उसने दिया है कि 132, जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो 132 है, ये लिखो, ये मॉलिक्यूलर मास ही है। और एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O है। C2 का मतलब है 24, H4 का मतलब है 4 और O का मतलब है 16। तो जब आप इसको ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 16 इज इक्वल टू 44। तो 44 को इसको डिवाइड करके आप आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और अब आप इस 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे C2H4O से, देन वी हैव द सिंपल आंसर। द आंसर इज C6H12 एंड O3। ये देखें 3 to the 6, 4 3 to the 12 और O3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया दिस द चार्ली वन। बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5, राइट माय बिहाइंड। तो यहाँ पर आप देखें कि अब हम मोल के कंसेप्ट पर आ गए कि मोल में से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। 10.06 ग्राम एटम ऑफ द हीलियम will weigh as gram atom. What is gram atom? It is mole. Gram molecule, it is also mole. Gram ion, it is also mole. तो ये मोल का कंसेप्ट है। तो नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, नंबर 5 को हम इस तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों कि ये उसका मोल दिया गया है और मास पूछी गई है। हीलियम के 1 मोल का मास होता है 4 ग्राम। हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है बेटा, 4 ग्राम। तो मास कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यानी 10.06 मल्टीप्लाइड बाय 4। और अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 40 पॉइंट समथिंग आएगा। बहुत आसान आंसर है इसका। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया 10.24। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे 40.24। अच्छा, द नेक्स्ट मोल के ही कंसेप्ट से रिलेट करता हुआ नजर आ रहा है। 360 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज कंटेन्स डैश नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के 360 ग्राम में, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे मास ओवर मोलर मास से, यानी 2 मोल कितने हो गए जी, 2 मोल। 360 बेटा उसका गिवन मास है और 180 हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ग्लूकोज का मोलर मास होता है। तो 360 डिवाइडेड 180 इक्वल टू 2 मोल। अब ग्लूकोज का फार्मूला तो हम ऑलरेडी जानते हैं, C6H12O6। तो अब ग्लूकोज के 1 मोल में 12 मोल हाइड्रोजन है, तो 2 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 into 12 इज इक्वल टू 24 Na। ठीक है, इतने एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया बेटा।
अब हम यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। Now we proceed towards the numerical number 7. 3.0 into 10 power 18 molecules of the water has the mass in kilogram. बच्चे ये बात याद रखें कि जब तक आप MCQ को पूरा बारीकी से नहीं पढ़ेंगे कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, इसलिए बहुत बारीकी से पढ़ना ज़रूरी होता है कि आखिरकार उसने मैस किस यूनिट में पूछी है, वॉल्यूम किस यूनिट में वो पूछ रहा है, वॉल्यूम किस यूनिट में दिया गया है, मैस किस यूनिट में दी गई है, तो इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मोलर मैस की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी मैस का आंसर ग्राम में आएगा, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एंड पर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी हमारे पास। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 7। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 3.0 × 10⁻18 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आपने वाटर के मोल्स फाइंड आउट करने, मोल्स। तो ये फार्मूला क्या है बेटा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, n और Na, क्योंकि n दिया गया, एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा जी 3 × 10⁻18 6 × 10⁻23। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपने 6.02 × 10⁻23 को फॉलो नहीं करना, बल्कि 6 × 10⁻23 को फॉलो कर लें, आपके पास मैक्सिमम सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका जवाब क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी 5 × 10⁻6। सर ये कैसे आ जाएगा बेटा, ये देखिए 3 डिवाइडेड बाय 6 = 0.5 और 10⁻18 और 10⁻23 को एडजस्ट करेंगे 10⁻5 आएगा। 0.5 को जब आप एडजस्ट करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, ये उसके नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब आपने इसको मैस में कन्वर्ट करना है। जब आप मैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर देखिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, तो 5 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 18। ठीक है, ये ग्राम में आंसर आएगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, तो ये आएगा 9 × 10⁻6 ग्राम। 9 × 10⁻6 ग्राम। तो जब 9 × 10⁻6 ग्राम हमारे पास आ जाएगा, इस 18 को 5 आएगा, 6 की बजाय 5 आएगा, बिकॉज 18 5 था 90, तो ये 90 जब इसके साथ एडजस्ट होगा तो 10⁻5 आ जाएगा। अब आखिर में इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 9 × 10⁻5 डिवाइडेड बाय 1000, और ये किलोग्राम हो गया। इस 1000 वाले को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा तो आंसर आएगा 9 × 10⁻8। 10⁻3 नीचे वो उसके साथ एडजस्ट होगा तो 10⁻8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला बच्चों, हमारा आंसर है 9 × 10⁻8। This one is the answer, the first one। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम निकाल चुके हैं 24 Na, ये इसको सर्कल कर दें, और ऊपर वाला तो मैं ऑलरेडी सर्कल कर चुका हूँ। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोलर वॉल्यूम से रिलेट करता नजर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम। मैंने कोशिश की है तकरीबन तमाम किस्म के न्यूमेरिकल्स को एक एक जगह दी जाए। 96 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ डबल बॉन्ड। आमतौर पर इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंट लिख दिया। वैसे तो आप सब लोग माशाल्लाह कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी प्रिंट कर दिया, CO2 लिख दिया उसके साथ कि जी आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, बॉन्ड 4 हैं लेकिन डबल बॉन्ड तो 2 हैं, एक तरफ है डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी तरफ है, तो डबल बॉन्ड सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ से मिसलीड नहीं होना, सही नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशंस, इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो ये है स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो याद रहे कि स्टैंडर्ड कंडीशंस का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब STP नहीं होता। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब STP नहीं होता। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm, यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर को ये नाम दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 24 dm³ होती है। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में।
तो कैसे किया जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 के नंबर ऑफ मोल्स? ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, 96 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 4 मोल, इक्वल्स टू 4 मोल। तो यहां पर 96 डीएम क्यूब ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में दर हकीकत कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल है बेटा? 4 मोल्स हैं। तो 4 मोल हैं, तो इसका मतलब है हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हैं, हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हैं। तो कितने मोल डबल बॉन्ड हुए? 4 2 जा 8, देयर आर 8 डबल बॉन्ड्स। आंसर क्या निकला हमारा? हियर आर द 8 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 4 multiplied by 2 is equal to 8 because each carbon atom contains 2 double bonds. Next one, स्टिशियोमेट्री स्टार्ट हो गई। अब स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पर भी जाएंगे और एंड पर यील्ड पर भी जाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पोटेशियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 27.6 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है मोलर वॉल्यूम 24 लिया जाएगा। ठीक हो गई। अब वो कहते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सबसे पहले आपने करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि अब ये स्टिशियोमेट्री स्टार्ट होगी तो मैंने यहां पर लाइन लगा दी। सिमिलरली एक आप लाइन यहां भी ड्रा कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए ये वाला पोर्शन मोल्स का है, ऊपर वाला चैप्टर नंबर 1 के पहले हिस्से का है, और अब ये स्टिशियोमेट्री और बाकी हिस्से जो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 27.6 डिवाइड बाय 138। ये 138 क्या है? 138 बेटा पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास है। 39 मल्टीप्लाई बाय 2 78 पोटेशियम का और कार्बोनेट का 60, टोटल हो जाएगा 138। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 मोल्स। 0.2 मोल्स 138 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 276 आता है, तो 27.6 है तो 0.2 मोल आ गया। यानी ये 0.2 मोल बन रहा है। ये कितने मोल बन रहा है बेटा? 0.2 मोल। ये देखिए, ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। ये अगर कितना है बेटा? 1 मोल है तो ये भी कितना है? 1 मोल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है 1:1 है। तो अगर ये 0.2 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना? 0.2 मोल है। ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में किस रेशियो में मौजूद है? 1 मोल टू 1 मोल और फिर 0.2 मोल टू 0.2 मोल। तो अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब आप देख सकते हैं कि इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 24, दैट इज 4.8 डेसीमीटर क्यूब। 4.8 डेसीमीटर क्यूब। तो वेयर इज द आंसर? हियर इज द आंसर व्हिच इज रिटन एट द डेल्टा पोजीशन। ये डेल्टा पोजीशन पर नजर आ रहा है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं फिर से पोटेशियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। तो अगर पोटेशियम कार्बोनेट के 0.2 मोल है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.2 मोल होंगे, और 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 4.8 डीएम क्यूब। ठीक है जी, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 10। हाइड्रोजीन के 2 मोल N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 3 मोल नाइट्रोजन और 4 मोल वाटर बन रहे हैं। वो कहता है व्हेन 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज रिएक्ट व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, यानी 100 ग्राम इसका और 100 ग्राम इसका। तो बच्चों ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसमें से डिसाइड ये करना है कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी सॉल्यूशन में जो सबसे पहली बात लिखी जाएगी न्यूमेरिकल नंबर 10 की, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द LR लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजीन 100 डिवाइडेड बाय 32, ये N2H4 के आ गए। जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये आ गई 100 डिवाइडेड बाय 92। सही? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो कि इसको सर हम सॉल्व कैसे करेंगे। डोंट फाइंड आउट द आंसर, सिर्फ आप इस बात पर फोकस रखें
कि ये देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 2 मोल रिक्वायर्ड है और इसका सिर्फ 1 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके 1 मोल के मुकाबले में इसके कितने मोल रिक्वायर हैं? 2 मोल्स। तो क्या ये 100/92 ये 2 मोल बन जाता है, ठीक है। वो कहता है ये 2 मोल से खासा ज्यादा बन जाता है, बिकॉज 32 इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द 92। आई रिपीट, ये जो 32 नजर आ रहा है ये इस 92 का तकरीबन 1/3 है। इसका मतलब है ये जो नाइट्रोजन के N2H4 के नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए हैं वो तकरीबन 3 गुना है एज कंपेयर टू N2O4 के। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो देखिए इसका आंसर ऑलमोस्ट 1 आएगा, 192 का 1 पॉइंट समथिंग और इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि N2O4 का 1 मोल है जो गिवन है, जबकि N2H4 के कितने मोल हैं जी? कितने मोल हैं बेटा? वो 3 मोल हैं। रिक्वायर्ड कितने हैं? ये देखिए रिक्वायर्ड कितने हैं? इसके 1 रिक्वायर और इसके 2 रिक्वायर है, जबकि इसके 3 गिवन है और इसका सिर्फ 1 गिवन है। इसका मतलब है कि दिस इज द LR, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब इस लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपने वाटर की अमाउंट को फाइंड आउट करना है कि वाटर कितना है हमारे पास, ठीक है, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए अब एक स्टेप अगला लेते हैं और वो अगला स्टेप क्या है कि हम N2O4 रेशियो वाटर, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं इसका 1 मोल है तो उसके 4 मोल बन रहे हैं। ये 1 मोल है तो ये कितने मोल बन रहा है बेटा? 4 मोल बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसका मास कितना होगा। ये देखिए 100 डिवाइडेड बाय 92, ये अब मोल हो चुका है। अगर ये मोल होंगे तो फिर ये कितने होंगे? 4 × 100 डिवाइडेड बाय 92 मोल, सही। और अब आपने इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट करना है कि इसका आंसर ग्राम्स में आना चाहिए, ठीक है। तो तब आप इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब क्या आंसर आएगा? 78 ग्राम, 18 ग्राम, 4 ग्राम, 4 मोल। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें काफ़ी मुश्किल सी कैलकुलेशंस मौजूद होती हैं, उसका फिर आंसर एग्जामिनर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है। देखिए अमाउंट उसने पूछी है तो अमाउंट की यूनिट मोल भी हो सकती है, लेकिन क्या ये 4 मोल आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 मोल से तो खासा ज़्यादा आ रहा है, 4 मोल हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये 4 ग्राम है? ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, इट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ 4 मोल। ये 4 मोल से खासा ज्यादा है। 400 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 92, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या इसका आंसर सिर्फ 18 ग्राम आ रहा है? यही देखें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि 18 ग्राम से भी ये खासा ज्यादा। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हुआ जी? 78 ग्राम। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन पेपर में आपको 2 MCQ आएंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और आप बड़ी आसानी से आप सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी ये मुश्किल तरीन MCQ है इसका या इस कैटेगरी का जो आपको नजर आ रहा है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल नंबर 11 पर आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है ना बेटा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये MCQ बड़ा ही कंसेप्चुअल है। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस कार्बन टेट्राक्लोराइड with 4 moles of the HCl are produced. Predict the limiting reactant. कहते हैं इस रिएक्शन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करें। वैसे तो हम जानते हैं कि गिवन कंडीशंस अगर ना दी गई हों, गिवन अमाउंट्स ना दी गई हों और उनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर ना किया जाए तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लेकिन इस केस में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में ये बात वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है कि अगर आप CH3Cl के बजाय CCl4 बनाना चाहते हैं तो क्लोरीन शुड बी इन लार्ज एक्सेस। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और CH3Cl के बजाय CH2Cl2 बनेगा, उसके बजाय CHCl3 बनेगा और आखिर में CCl4 बनेगा। यानी क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा होने से CCl4 बनता है। अगर क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा है तो वह एक्सेस रिएक्टेंट है और मीथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये बात ऑलरेडी इल्म है। तो मीथेन इज द आंसर। आखिरी न्यूमेरिकल जो डिज़ाइन किया गया वो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया आपके लिए, जिसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट को और यील्ड के कंसेप्ट को दोनों को इंटरमिंगल करके एक नया MCQ डेवलप किया आपके लिए। 10 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन इन द इलेक्ट्रिक स्पार्क
produces 12 ग्राम ऑफ द वाटर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट भी पूछ लिया गया और आपके उसके साथ ही वो भी पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास लास्ट यानी 12th। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसमें से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द LR करनी है, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है। तो दोनों को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल बच्चों कितने आ रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 मोल, जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 16 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू ओनली 0.5 मोल। ठीक है जी। अब आपने इससे प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करनी, वो लंबा मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। आपने जस्ट इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 2 मोल है, तो अगर ऑक्सीजन के 0.5 मोल है तो हाइड्रोजन का सिर्फ 1 मोल रिक्वायर है, लेकिन कितने दिए गए, 5 मोल। इसका मतलब हाइड्रोजन है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट, जबकि ऑक्सीजन क्या है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बच्चों ये है हमारा LR यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसकी बुनियाद पर आप आंसर निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन का 1 मोल वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन रेशो वाटर, ऑक्सीजन का 1 मोल वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गई। तो इसका 0.5 मोल विल प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ वाटर, यानी 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने जा रहा है। और 1 मोल ऑफ द वाटर का मास कितना होता है बेटा, 1 मोल ऑफ द वाटर का मास होता है 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है जी, 18 ग्राम। ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब आपने परसेंटेज यील्ड यानी एफिशिएंसी निकालनी। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या बेटा, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो ये आ जाएगी 12/18 इनटू 100। एक मरतबा फिर से देख लें कि हाइड्रोजन के हमारे पास 5 मोल गिवन है, ऑक्सीजन का हमारे पास सिर्फ 0.5 मोल गिवन है। 0.5 मोल यकीनन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इसके 0.5 मोल होंगे तो वाटर का सिर्फ 1 मोल प्रोड्यूस होगा। 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, यानी सिर्फ 18 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। अब 18 हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, 12 ग्राम ऑलरेडी दी गई है। 12 को 18 पर डिवाइड करें तो ये देखें 6 2s और 6 3s, ये ऑलमोस्ट आ गया हमारे पास 66.67%। ये हमारे पास आंसर आ गया और हियर इज द बीटा आंसर। तो बच्चों ये थी न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मज़ीद डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।